हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से होंगे और लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यूसली देख रहे होंगे। आज के हमारे लेक्चर का पहला सवाल है कि धातुओं के अमल के साथ अभिक्रिया की व्याख्या कीजिए। हम समझते हैं कि धातु अमल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देती है और ये एग्जाम्पल हमने कर लिया। अब इनके ऊपर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि हमने एसिड, बेस और सोल्ट का पूरा एक चैप्टर के साथ 14 लेक्चर के साथ पूरा चैप्टर कंप्लीट किया। तो कम से कम आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल ले लिए। अब उसके बाद में लिखा है मैंने यहाँ पर इसी को आगे डिनोट करते हुए कि जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन और कॉपर है, ये है इनकी HCl अम्ल के साथ में अभिक्रियाशीलता का क्रम ये होगा। जैसे अगर आप देखें कि सबसे ज़्यादा अभिक्रिया जल्दी कौन करेगी तो वो हो जाएगी हमारी मैग्नीशियम, उसके बाद में एल्यूमिनियम, उसके बाद में जिंक, उसके बाद में आयरन और यहाँ पर आ जाएगा हमारा कॉपर। ये मैंने सक्रियता सारणी में से ही लिखे हैं जो कि आपको आगे देखने को मिलेगी। याद रखना ये जो मैंने क्रम लिखा है इसका मतलब हो गया कि ये सबसे ज़्यादा जल्दी के साथ में अभिक्रिया करेगी। साथ साथ में मैग्नीशियम के साथ जब अभिक्रिया होगी तो ये काफ़ी ज़्यादा ऊष्मा को छोड़ेगी, है ना, ऊष्मा उसमें से निकलेगी, यानी ऊष्मा सेपी अभिक्रिया होगी। लेकिन जो कॉपर है ये HCl के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन से भी कम अभिक्रियाशील होते हैं। लेकिन याद रखना एक बात यहाँ पर कि जैसे नाइट्रिक अम्ल है तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि नाइट्रिक अम्ल के साथ में जब अम्ल की अभिक्रिया करती है तो वहाँ हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता, ठीक है ना, क्योंकि वो उसका ऑक्सीकरण करके जल के अणु बढ़ा लेता है और खुद संगत किसी नाइट्रोजन के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके साथ साथ में मैग्नीज और मैग्नीशियम जो है वो अभिक्रिया जल्दी के साथ करेंगे और H2 गैस आपको देंगे, ठीक है ना। ये हमारी बात हो गई इसके ऊपर। नेक्स्ट आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो 31 वाला क्वेश्चन है, ये आपको देखने को मिल सकता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए एक साइड में आपको दे रखा है चित्र, ठीक है ना, यहाँ पर एक जार है, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका चित्र हो जाएगा। यहाँ लिखा है कि कोई धातु H2SO4 के साथ में अभिक्रिया करती है तो उत्सर्जित गैस को चित्र में दिखाई विधि से एकत्रित किया जाता है। निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। यानी कि यहाँ जो आपको चित्र दिख रहा है यहाँ से गैस को इकट्ठा किया जाता है, ये आपका चित्र क्वेश्चन में दे रखा है। तो गैस का नाम बताइए। अब आपको चित्र देखने की आवश्यकता नहीं, देखिए धातु और अम्ल है तो गैस कौन सी हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस। गैस को एकत्रित करने वाली विधि का नाम क्या है? इसको बोलते हैं आसवन विधि। साथ साथ में ये गैस जल में विलय है या नहीं है? तो ये गैस जल में विलय नहीं होती। क्या यह गैस वायु से हल्की है अथवा भारी? तो ये हाइड्रोजन वायु से हल्की होती है। गैस का नाम क्या हो गया? रासायनिक सूत्र हो गया हमारा H2, ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि पूरा डिटेल में आपको आगे मिलेगा। ये एक बार हाफ ईयरली में आ चुका है तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। उसके बाद में आता है मिश्र धातुएं किसे कहते हैं? मिश्र धातुएं वे धातुएं होती है जो दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण हो। यानी कि आपने क्या किया, दो धातु लिए, उनको पिघलाया और आपस में मिला दिया, लेकिन एक मिश्रण में एक फिक्स रेशियो में मिलाना चाहिए, एक फिक्स अनुपात में मिलाना चाहिए। उसके बाद में जो धातुएं बनेंगी वो हमारी हो जाएंगी मिश्र धातुएं, ठीक है। इसलिए हमें जिस धातु की मिश्र धातु बनानी है पहले उसको गलित अवस्था में लेते हैं, फिर उसके बाद में दूसरी धातुएं हमें जिस अनुपात में मिलानी है उनको पिघलाकर उसमें डाल देते हैं और उसके बाद में ठंडा कर लेते हैं, जिससे हमारी मिश्र धातुएं बन जाती है। आपको याद हो तो मैंने बताया था कि भाई जो शुद्ध सोना है वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन जनरली हमारे यहाँ पर क्या जो सोना है वो 22 कैरेट के आसपास में मिलता है। उसका यही रीज़न है कि जो शुद्ध सोना है वो द्रव अवस्था में रहेगा, तो इसमें अगर आप थोड़ी सी चांदी या कॉपर मिला देंगे तो वो आपका ठोस अवस्था में आ जाएगा। उसके बाद में आता है अमलगम किसे कहते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा सा सवाल है। अगर याद रखना, जब आप मिश्र धातु बना रहे हो और उनमें एक धातु अगर आप मरकरी को लोगे तो उसको अपन बोल देंगे अमलगम। बहुत सिंपल है। अभी मैंने आपको बताया मिश्र धातु क्या होती है। ऐसी धातुएं जब दो अनुपात में मिलाकर बनाई जाती है वो मिश्र धातु कहलाती है। तो अमलगम किसे कहेंगे कि अगर उन दो में से एक धातु अगर मरकरी हुई तो हम उसे अमलगम कह सकते हैं। जैसे पीतल एक मिश्र धातु है, वो किन से मिलकर बनी है? जैसे तांबा और जिंक से मिलकर बनी है। विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु कौन सी है? ये शोल्डर है। शोल्डर में कौन कौन सी मिश्र धातु है? याद रखना, शीशा और टिन है। साथ साथ में कांसा, ये भी एक मिश्र धातु है। इसमें भी कौन कौन सी धातुएं मिली हुई है? इसमें आपको याद रखना, कांसे में एक तो तांबर यानी कॉपर है और दूसरा आपका टिन है। इसकी एक विशेषता की बात करें तो कांसा विद्युत का कुचालक है, यानी जहाँ पर आपको विद्युत के कुचालक की प्रयोग आवश्यकता पड़े आप वहाँ पे कांसे का प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद में आता है लोहे का शुद्ध अवस्था में उपयोग क्यों नहीं किया जाता?
आप याद रखिएगा जो लोहा है वो शुद्ध अवस्था में काफ़ी गर्म होता है, साथ साथ काफ़ी नरम होता है, ठीक है ना। इसलिए आप उनका प्रयोग शुद्ध अवस्था में नहीं कर सकते, ठीक है ना। याद रखिए, दोबारा बता रहा हूँ, लोहे का शुद्ध अवस्था में प्रयोग क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि शुद्ध अवस्था में जैसे सोना काफ़ी नरम होता है वैसे लोहा भी काफ़ी नरम होता है, तो हम उनको आसानी से खींच सकते हैं या वो फिर आसानी से उनमें खिंचाव आ सकता है, इसलिए हम उनका प्रयोग नहीं कर सकते। उसके बाद में आता है कि तो फिर अगर लोहे का शुद्ध अवस्था में प्रयोग नहीं कर सकते तो उनकी कठोरता बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे। तो लोहे की कठोरता बढ़ाने के लिए हम उसमें किसी दूसरी धातु का मिश्रण मिला सकते हैं। जनरली हम उसमें कार्बन मिलाते हैं, इससे लोहा कठोर हो जाता है और थोड़ा मजबूत भी हो जाता है। जैसे स्टेनलेस स्टील किस प्रकार बनाया जा सकता है, तो आप याद रखिएगा, जब आप लोहे के अंदर निकल या क्रोमियम मिलाओगे तो वो आपका स्टेनलेस स्टील या इस्पात आपका बन जाएगा। और इसकी खास बात यह है कि इसमें कभी जंग नहीं लगता, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आप लोहे के साथ में अलग अलग टाइप के जो है पदार्थ मिलाओगे तो इसको आपको अलग अलग तरीके के धातुएं देखने को मिल सकती है जिनके गुण पूरी तरीके से अलग है। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है अच्छा सा है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, बनाने के उद्देश्य क्या है। देखो, मैंने मिश्र धातु की भी आपको परिभाषा बताई कि जब किसी एक धातु या धातु को साथ में मिलाओगे एक निश्चित अनुपात में तो वहाँ पर जो बनेगी वो मिश्र धातु होगी। अब याद रखना इसको बनाने के फायदे क्या है। देखो, अगर आप मिश्र धातु बनाओगे तो आप अलग अलग टाइप के मिश्र धातुओं में अपने मन चाहे मुताबिक चीज़ें बना सकते हो। जैसे मैंने भी कहा लोहा, ठीक है ना, लोहा आप शुद्ध अवस्था में प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है ना, आप लोहे को शुद्ध अवस्था में प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए आपको उसमें थोड़ा सा निकल या क्रोमियम मिला देना चाहिए या कार्बन मिला देना चाहिए, जिससे उसमें थोड़ी सी कठोरता और प्रबलता आएगी, आप उसका यूज़ कर सकते हो। मिश्र धातु बनाने के उद्देश्य क्या है, जैसे आप जैसे लोहे से आप स्टेनलेस स्टील बना सकते हो जो लोहे से काफ़ी ज़्यादा कठोर होती है। जैसे आप सोने में तांबा या चांदी मिला सकते हो जिससे उनकी कठोरता भी बढ़ सकती है। साथ साथ में आप शक्ति बढ़ाने के लिए इस्पात के रूप में जैसे ड्यूरिलियम है, ठीक है ना, ड्यूरिलियम का मतलब हो गया एल्यूमिनियम से बनी एक मिश्र धातु, इन मिश्र धातुओं का आप उपयोग कर सकते हो, काफ़ी शक्तिशाली होती है। साथ साथ में मैंने अभी बताया आपको कि उसमें आसानी से जंग नहीं लगता, तो जो भी आपकी मिश्र धातु होंगी उनमें जंग भी नहीं लगेगा। उसके बाद में जो गलना कम करने के लिए भी आप मिश्र धातु बना सकते हो। जैसे मैंने कहा सोल्डर है, ठीक है ना, इसका गलना काफ़ी ज़्यादा कम होता है, इस कारण इसका उपयोग विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए भी किया जा सकता है क्योंकि ये आसानी से पिघल सकते हैं। साथ साथ में आपके जो घर है या कारखाने दफ्तर है वहाँ पर भी आप अलग अलग मिश्र धातुओं का प्रयोग कर सकते हो। जैसे घर के बर्तन हो गया या अलमारी, पंखे, फ्रिज, आभूषण, मशीन, वाहनों के गेयर, यातायात के साधन, मूर्तियाँ, इन सब में आप मिश्र धातुओं का प्रयोग कर सकते हो। तो ये मिश्र धातु बनाने के आपके थोड़े से फायदे हो गए। तो याद रखिएगा ये चैप्टर काफ़ी आसान है, आपको बस गौर से सुनना है और देखना है, ठीक है। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें लिखा है कि शुद्ध धातु की तुलना में मिश्र धातु में गलनांक में विद्युत चालकता में क्या परिवर्तन आ सकता है, उदाहरण देकर समझाइए। कह रहा है कि शुद्ध धातु है उसकी आप तुलना कर लो मिश्र धातु से, तो दोनों के गलनांक में और विद्युत की चालकता में क्या परिवर्तन आएगा। तो देखो, शुद्ध धातु की तुलना में मिश्र धातु की विद्युत चालकता और गलनांक दोनों ही कम होते हैं। उदाहरण के लिए आप तांबे और जस्ते की मिश्र धातु पीतल बनाइए, ठीक है, या फिर आप तांबे और टिन की एक मिश्र धातु कहाँ से बनाइए, ये दोनों ही आपके क्या है, विद्युत के कुचालक। जबकि आप तांबे का उपयोग विद्युतीय परिपथ बनाने में कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन आप तांबे की जब मिश्र धातु बनाओगे तो वो विद्युत के कुचालक होते। इसी तरीके से शीशे और टिन की एक मिश्र धातु सोल्डर है, इसका गोलना काफ़ी कम है, इसलिए आप इनका प्रयोग कर सकते हो विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग बनाने में, ठीक है ना। तो यह आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने मेनली बात की है किसके ऊपर, मिश्र धातुओं के ऊपर, ठीक है ना। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साइनिंग ऑफ।